आज जो है हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसकी बारे में सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप क्यों बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो क्या होता है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास आज जो है वो हमें करनी है। इसके लिए मैंने आपको इसकी वैसे स्लाइड तो मैं शेयर करा चुका हूँ ग्रुप पे, और अभी जो है आपको इसकी मज़ीद जो है वो स्लाइड जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज बेसिकली चैप्टर नंबर 2, और आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें प्रेजेंटिंग डाटा इन टेबल्स एंड चार्ट्स। So when you want to presenting data into tables and charts, what you have to do, you have to make the frequency distribution table, और साथ में जो है आप ग्राफ भी बना सकते हैं डाटा का। तो जो इसका चैप्टर की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू डेवलप टेबल्स एंड चार्ट्स फॉर कैटेगोरिकल डाटा। आप कैसे टेबल और चार्ट बना सकते हैं कैटेगोरिकल डाटा का। The second thing is to develop tables and charts for numerical data। और numerical data का chart कैसे बना सकते हैं। The principles of properly presenting graphs। और ग्राफ बनाने के जो उसूल हैं वो क्या हैं, बेसिकली ये जो है इसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे और करेंगे भी। तो इस स्लाइड्स में जो है वो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेसिकली जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, जो लास्ट वीक हमने बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स की थी, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक में, उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव पार्ट, हमने दो पार्ट में उसको डाटा को डिवाइड भी किया था। और फिर उसके बाद जो है वो हमने उसका कह लें आपके डाटा को डिवाइड करने के बाद उसको जो है वो पॉपुलेशन और सैंपल जो है वो उसको भी हमने जो है वो देखा था। और थर्ड थिंग जो है वो हमने उसमें प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा की चीज़ें भी देखी थी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है वो हमने अपनी देखी थी, अगर आप कह लें तो। अच्छा, अगर आपके पास ये मेरे ख्याल है, एक मिनट जरा इसको मिनिमाइज कर दूँ। अच्छा, रेज हैंड किया हुआ है किसने, रेज हैंड किया है क्या। एक मिनट, आपके पास जो है, स्टूडेंट अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं, जरा मैं वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट आ जाए ज़रा। तो इसको जो है वो हम देख लेंगे। अच्छा, वापस आ जाते हैं ज़रा चैप्टर नंबर 2 पे, जो हम आपको दिखा रहे थे, चैप्टर नंबर 2।
तो चैप्टर नंबर 2 में जो है वो आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मैं आपको बता रहा था कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। और अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं डाटा को, तो आपके पास जो कैटेगोरिकल डाटा होता है यानी कि क्वालिटेटिव डाटा, उसको भी आप जो है वो जो है वो टेबल में जनरेट कर सकते हैं और उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। मेनली जो हम हमारा टॉपिक है बेसिकली वो आप कह लेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जिससे हम जो है वो टेबल बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, ये हमारा मेन टॉपिक है अगर आप कह लें तो। अच्छा, इस स्लाइड्स में जो अगर आप देखें तो स्लाइड में एक चीज़ जो आपके सामने नज़र आ रही है वो ये है कि कह रहे हैं समरी टेबल indicates the frequency, amount, or percentage of time items in a set of categories so that you can see differences between categories। एक समरी टेबल जो इंडिकेट करती है फ्रीक्वेंसी को, अमाउंट को और परसेंटेज को, जो कि कंपेयर कर सकें आप डिफरेंट वैल्यूज को। जैसे मिसाल के तौर पे नीचे इन्होंने दिया हुआ है एक टेबल बना हुआ है, इसमें परसेंटेज दी हुई और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। कहते हैं हाउ डू यू स्पेंड दी हॉलीडे, आप अपने हॉलीडे कैसे स्पेंड करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो ज़्यादातर लोगों ने, यानी 45% पीपल से एट होम विद फैमिली, they have spent their holidays at home with family, and 38% people said travel and to visit family। और 38% लोगों ने ये जवाब दिया कि वो ट्रैवल करते हैं विजिट करने के लिए फैमिली को। बाकी लोगों ने कहा, 5% लोगों ने कहा कि जी वोकेशन हम जो है वो अवेल करते हैं, कैचिंग अप ऑन वर्क, जो हमारा काम होता है उसको जो है वो हम करने की कोशिश करते हैं। 5% लोगों ने कहा, और अदर्स जो हैं यानी बाकी लोगों ने जो है वो डिफरेंट जवाब दिए, जिनको कैटेगरीज में नहीं रख सकते क्योंकि लाजिम बात है वो ज़्यादा होंगे। वो 7% लोग थे जिन्होंने अदर्स का जो है वो कहा कि इसके अलावा हम कोई और काम करते हैं छुट्टियों में। फिर उसके बाद इसका ये टेबल बना हुआ है, इसको बार चार्ट कहते हैं। बार चार्ट जो है वो सिंपल बार चार्ट फ्रीक्वेंसी टेबल से आप बना सकते हैं कैटेगोरिकल डाटा का। तो कहते हैं अ बार चार्ट, अ बार शोज ईच कैटेगरी द लेंथ ऑफ विच रिप्रेजेंट द अमाउंट, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ऑफ वैल्यूज फॉलिंग इनटू अ कैटेगरी। अच्छा, नाउ डेज जो है आपको ग्राफ बनाने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आप ग्राफ एक्सेल में भी बना लेते हैं और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो है वो ग्राफ आसानी से बन जाते हैं आजकल। तो ग्राफ बनाना जो है वो यानी आप पेपर पे भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है वो ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये बनाना तो मैं आपको खैर बाद में सिखाऊंगा, अभी स्लाइड फिलहाल हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास पाई चार्ट बना हुआ है। पाई चार्ट जो है वो सर्कुलर डायग्राम होती है जो कि आपके डाटा को कंपेयर करती है। कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कैटेगोरिकल डाटा पाई चार्ट। The pie chart is a circle broken up into slices that represent categories. The size of each slice of the pie varies according to the percentage in each category। तो ये जो है वो सर्किल में हेलो। बनता है और 360 डिग्री में जो है वो आप इसमें ले लेते हैं। 360 डिग्री लेके जो है वो इसको कैटेगराइज कर लेते हैं डाटा को और फिर बनाते हैं। ये कैसे बनता है, ये एक पूरा मेथड है बनाने का, लेकिन बता रहे हैं कि आप अपने डाटा को का बार चार्ट भी बना सकते हैं, जो कि हमने बनाया नहीं है, अभी हम बनाएंगे। और अपने डाटा का आप पाई चार्ट भी बना सकते हैं, ये भी आप एक्सेल में भी बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर में भी, एक्सेल स्टैटिस्टिक्स के कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हुए बना सकते हैं। फिर कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कैटेगोरिकल डाटा पैरेटो डायग्राम। पैरेटो डायग्राम क्या होती है, अगर आप ने जो यूज टू पोर्ट्रे कैटेगोरिकल डाटा, कैटेगोरिकल डाटा को पोर्ट्रे करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। A bar chart where categories are shown in the descending order of frequency। ये जो बार चार्ट बनता है उसके ऊपर बनाया जाता है। A cumulative polygon is shows in the same graph। इसी के ऊपर जो है वो आप अगर क्यूमुलेटिव को जो है वो प्लॉट कर दें तो वो आपका पेरेटो डायग्राम होती है। यूज टू सेपरेट दी वाइटल फ्यू फ्रॉम द ट्राइबल फ्यू। वाइटल फ्यू और ट्राइबल फ्यू का क्या मतलब है, यानी ट्रैवल मैनी। तो आपके पास जो आपको ये पता चल जाता है कि आपके डाटा के अंदर जो है वो डाटा का फ्लो कैसा है बेसिकली, यानी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कैसा ट्रेंड है, वो देखने के लिए आप ये काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ग्राफ अगर आप देखें तो इसके अंदर इन्होंने पेरेटो डायग्राम बनाई है और करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ये डायग्राम है। इसमें बार चार्ट बना हुआ है और जो ऊपर आपको डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं, जो कि ये डॉट जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो है इन्होंने इसके ऊपर फ्री अपना क्यूमुलेटिव पॉलीगन जो है वो इसमें
यूज की हुई है। इन्वेस्टमेंट इन ईच कैटेगरी बार डायग्राम, क्यूमुलेटिव परसेंटेज इन्वेस्टमेंट, लाइन ग्राफ, उसके ऊपर जो है वो लाइन ग्राफ बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये जो है आपके पास एक एक तरह का ग्राफ बना हुआ है, और साथ में आप देख सकते हैं आपके पास जो है, फिर नेक्स्ट जो है आपके सामने, नेक्स्ट अगर देखें तो उसमें कहते हैं कि जी ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा ऑर्डर एरे। अब आप न्यूमेरिकल डाटा को कैसे जो है वो जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैटेगोरिकल डाटा को तो आपको दिखा दिया कि आप किस तरह से टेबल बना सकते हैं और उसके ग्राफ भी बना सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, जिसमें जो आपके पास न्यूमेरिकली या डिजिट फॉर्म में होता है वो न्यूमेरिकल डाटा कहलाता है। कहते हैं ऑर्डर एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा इन रैंक ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू के दरमियान में होता है। ऐसा डाटा जो है वो आपके पास ऑर्डर्ड एरे कहलाता है। एज ऑफ सर्वेड कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट की जो है वो एज जो है वो अरेंज हुई हुई है यहाँ पे। आप अगर आप देखें तो 16 ईयर से लेके 42 ईयर्स तक की जो एज है स्टूडेंट की, मिनिमम से लेके मैक्सिमम। ये डे स्टूडेंट हैं जो दिन में पढ़ते हैं, और जो रात में पढ़ते हैं यानी कि जो रात के कॉलेजेस या इवनिंग कॉलेजेस में होते हैं, उनकी एज 18 ईयर से लेके 45 ईयर्स तक है आपके पास। तो दो अलग कैटेगरीज का डाटा यहाँ पे मौजूद है। फिर कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले क्या होता है, बेसिकली आप अपने डाटा को जब आप एक ग्राफ पे जो है वो प्लॉट कर देते हैं डाटा के साथ, और कुछ वैल्यूज को स्टेम ले लेते हैं और कुछ वैल्यूज को लीफ ले लेते हैं, ऐसा ग्राफ स्टेम एंड लीफ प्लॉट कहलाता है बेसिकली। तो अगर आप देखें तो कहते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट या डिस्प्ले ऑर्गेनाइज डाटा इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज। ठीक है, ग्रुप और कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं, कॉल्ड स्टेम, सो दैट द वैल्यूज विद इन ईच ग्रुप द लीव्स ब्रांच आउट द राइट ऑन ईच रो। तो वो आपके पास जो है वो आप कुछ को लीफ ले लेते हैं और कुछ को जो है वो जो है वो स्टेम ले लेते हैं। तो आप देखें दोनों डाटा का जो हमारे पास प्रीवियस डाटा था उसका जो है वो इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। डे स्टूडेंट है और नाइट स्टूडेंट है, तो डे स्टूडेंट का ग्राफ आपके सामने मौजूद है और नाइट स्टूडेंट का भी मौजूद है। तो जो पहला डिजिट था उसको इन्होंने स्टेम ले लिया और जो दूसरा डिजिट था उसको लीफ ले लिया। यानी 16 का 1 जो है वो स्टेम हो गया और 6 जो है वो लीफ हो गया। तो अगर आप डे स्टूडेंट देखें तो 16 17 17 19 18 18 19 ये जो है उन्होंने डायरेक्ट इसको पेपर पे जो है वो प्लॉट कर दिया। जो आपका डाटा था उसको डायरेक्ट पेपर पे प्लॉट कर दिया। ऐसे प्लॉट को आप स्टेम एंड लीफ प्लॉट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये अहम बात है, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे बनाएंगे। कहते हैं द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ समरी टेबल इन विच द डाटा आर अरेंज इनटू न्यूमेरिकली ऑर्डर्ड क्लास ग्रुपिंग। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एक समरी होती है, टेबल बनी हुई समरी होती है। टेबल बना के एक टेबल में आप जो है वो समराइज कर देते हैं वैल्यूज को, इन विच द डाटा डाटा को आर अरेंज अरेंज होता है इनटू न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली अरेंज होता है ऑर्डर्ड क्लास ग्रुपिंग। क्लास इंटरवल या क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्रीज या क्लास ग्रुपिंग में जो है वो डिवाइड हुआ वो होता है ऐसा डाटा। तो कहते हैं यू मस्ट गिव अटेंशन टू सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लास ग्रुपिंग फॉर द टेबल, determining a suitable width of a class grouping and establishing the boundaries of each class grouping to avoid overlapping। तो कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो केयरफुल होना है। आप नंबर ऑफ क्लास ग्रुपिंग कितनी होनी चाहिए, सुटेबल विड्थ कितनी होनी चाहिए, और आपके पास बाउंड्रीज ऑफ क्लास ग्रुपिंग कितनी होनी चाहिए, और ओवरलैप ना हो। ठीक है ना, अगर आप एंड एस्टेब्लिशिंग द बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लास ग्रुपिंग टू अवॉइड ओवरलैपिंग। तो आप क्या करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं करते। जब क्लास बाउंड्रीज बनती हैं तो वो ओवरलैप हो जाती हैं। फिर जब इसका तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखें तो कहते हैं टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ अ क्लास इंटरवल। इसकी विड्थ आप फाइंड करेंगे, यू डिवाइड द रेंज
हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा बाय द नंबर ऑफ क्लास ग्रुपिंग डिजायर। आप क्या करेंगे, आपको विड्थ ऑफ द क्लास निकालनी होती है। विड्थ ऑफ द क्लास आप कैसे निकालते हैं, रेंज को डिवाइड कर देते हैं उसकी क्लास नंबर ऑफ क्लासेस से। ठीक है, तो रेंज कैसे निकलती है, रेंज निकलती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, हाई वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब आपके पास जो है वो यहाँ पर इन्होंने एक डाटा लिया हुआ है और इसका जो है वो टेबल बना के यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंसुलेशन रैंडमली सेलेक्ट्स 20 विंटर डेज एंड रिकॉर्ड द डेली हाई टेम्परेचर। एक मैन्युफैक्चरर है इंसुलिन का, इंसुलेशन का, उसने क्या किया, विंटर डेज जो होते हैं उनका जो है वो टेम्परेचर लिया है दिनों का, और 20 दिनों का टेम्परेचर लिया है उसने कि क्या होता है। तो टेम्परेचर अगर आप देखें तो 24, 35, 17, 21, 24, 37, 26 से लेके 27 तक है, 20 दिन हैं जिनका टेम्परेचर ये लिया गया है। टू मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी नीड टू फॉलो द 3 स्टेप। अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इसका, तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है, फाइंड रेंज। आपको रेंज निकालनी होगी, और रेंज कैसे निकलती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इस डाटा में आप देखेंगे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 58 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 12 है। तो 58 को 12 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 46। तो रेंज आपके पास आ गई 46। अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे, आप अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस के, भाई आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है। नंबर ऑफ क्लासेस जो सूटेबल होती हैं बनाने के लिए, वो 5 से लेके 15 तक आप बना सकते हैं। यानी कि मिनिमम आप 5 बना सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो आप 15 बना सकते हैं या ले सकते हैं क्लासेस। इट्स अप टू यू कि आप 5 लेते हैं या 15 लेते हैं, डज नॉट मैटर, ये मसला नहीं है। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आप 8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि 5 से 15 के दरमियान हो। वजह क्या है इसकी, क्योंकि लाजिम बात है 15 से ज़्यादा बनाएंगे तो क्लास इंटरवल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और 5 से कम बनाएंगे तो बहुत कम हो जाएंगे। तो एक आपको एक रेंज दे दी 5 से 15 की, आप उसी में रहें तो बेहतर है। आगे आगे क्या है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में कहते हैं कि आप क्लास विड्थ निकालें। क्लास विड्थ क्या होती है, एच के इक्वल होती है, जो कि रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस के बराबर होती है। जो हमने पिछले अपने स्लाइड में देखा भी था, उसने बताया था कि क्लास विड्थ रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस होती है। रेंज हमने निकाली है 46, और क्लास विड्थ नंबर ऑफ क्लासेस हमने सोची है 5। इक्वल करेंगे तो हमारे पास आता है 4.6। अगर हम 5 सॉरी 9 पॉइंट समथिंग आएगा मेरा ख्याल है, तो हमने उसको 10 कर दिया राउंड अप करके, यानी क्लास विड्थ हमारे पास आ गई 10। तो पूरा मतलब ये तीनों स्टेप्स हमारे फॉलो हो गए। हमने क्लास विड्थ भी निकाल ली, हमने रेंज भी निकाल ली, हमने नंबर ऑफ क्लासेस भी अज्यूम कर ली। तो ये तीनों स्टेप्स करने के बाद हम अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें तो कहते हैं सॉर्ट आउट, सॉर्ट रॉ डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने क्या करा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू 12 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू 58 आ गई। फाइंड रेंज, रेंज निकाल ली। सेलेक्ट नंबर ऑफ क्लासेस, आपने 5 to 15 5 नंबर ऑफ क्लासेस सेलेक्ट कर ली। कंप्यूट क्लास इंटरवल 10, 46 डिवाइड बाई 5, देन राउंड अप, उसको आपने जो है वो राउंड अप कर दिया। डिटरमिन क्लास बाउंड्रीज लिमिट्स 10, 20, 30, 40, 50, आपने लिमिट्स ले ली इसकी। कंप्यूट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप, मिड पॉइंट निकालने का मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2। लोअर क्लास बाउंड्री को अपर क्लास बाउंड्री से जमा करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री थी वो थी 10, और अपर क्लास बाउंड्री थी 20, उसको 2 से डिवाइड करा तो आपके पास आ गया 15। ये क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका है, मिड पॉइंट बनाने का तरीका है। पहला जो मिड पॉइंट होगा वो 15 आएगा, जो दूसरा मिड पॉइंट होगा उसमें आप क्लास विड्थ ऐड कर लेंगे। आपके पास क्लास विड्थ आपने कितनी निकाली थी, 10 निकाली थी, तो 15 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35। 35 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45। 45 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55। तो आपके पास ये मिड पॉइंट भी कैलकुलेटेड है। काउंट ऑब्जर्वेशन एंड असाइन टू क्लास। अब क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे और उसको क्लास में असाइन कर देंगे। यानी कि पहली क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, दूसरी क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, तीसरी क्लास इंटरवल में कितनी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है। इस तरह आपका टेबल बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो पहली क्लास इंटरवल आपके पास आ रही है 10 टू, ये जो आपके पास लिखी हुई है 10 to 20।
लेस देन 20, यानी कि इसमें 20 इंक्लूड नहीं है, 10 से 19 तक इसमें इंक्लूड है। तो ये अब आप जाके डाटा में देखेंगे कि आपकी जो वैल्यूज हैं कितनी रिपीट हो रही हैं 10 से 20 के दरमियान। तो आप चले जाएंगे डाटा में जाएंगे तो आप देखें 10 से 20 के दरमियान कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। 12 है, 13 है, 17 है, 3 है। 12, 13, 17। तो आप टेबल में जाएंगे और लिख देंगे 12, 17, 13। ठीक है, तो आप देखें 3 लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो 20 से लेके 29 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो 21 है, 24 है, 24 है, 26 है, 27 है, 27 है। बस 30 नहीं आएगा क्योंकि 29 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। फिर आप देखेंगे 30 से लेके 39 तक कितनी हैं, उसमें 5 हैं, आप देख सकते हैं। 40 से लेके 50 के दरमियान कितनी है, 4 हैं। 50 से लेके 60 से फिर 60 से लेस कितनी है, वो आपके पास 2 हैं। वो हम देख भी लेते हैं हमारे पास कितनी है। 50 से लेके 60 तक 53 और 58 है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इसको फ्रीक्वेंसी को सम किया तो हमारे पास कितना आ गया, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 20। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 20। तो आप देखें आपके पास जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी 20 के बराबर आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी, यानी उस फ्रीक्वेंसी को लिख लें और उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर लें। फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आई थी, 3, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 20। तो पहली वैल्यू आ जाएगी 3/20। फिर दूसरा कॉलम अगर आप देखें, सॉरी दूसरी वैल्यू देखें तो वो आ रही है 6। तो इसको कर देंगे 6/20। फिर कर देंगे 5/20। फिर कर देंगे आप 4/20 एंड सो ऑन। तो आप जो है वो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है, जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जमा करते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखें, सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप प्रोबेबिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी अप्रोच इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। वाई, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो भी हमारे पास 1 होता है। वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि वाई द प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 1। फिर उसके अलावा नेक्स्ट कॉलम देखें तो परसेंटेज का कॉलम है। परसेंटेज कैसे निकालिए, 0.15 को 100 से मल्टीप्लाई करके। तो पहली परसेंटेज आ रही है 15%, दूसरी आ रही है 30%, 25%, 20%, 10%। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या बता रही है कि आपका 30% डाटा जो है वो क्लास इंटरवल 2 में फॉल कर रहा है, आपका 15% डाटा जो है वो पहली क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है, और आपका जो 25% डाटा है फॉल्स इन थर्ड क्लास इंटरवल। दी 20% डाटा फॉल्स इन फोर्थ क्लास इंटरवल। दी 10% डाटा फॉल्स इन फिफ्थ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है। इसमें सारे कॉलम अभी मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ 3 ही कॉलम है इस टाइम। क्लास बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज तो हमने निकाली है, परसेंटेज हम का कॉलम वैसे जनरली बनता नहीं है, बना दिया इन्होंने वैसे। ठीक है, सो फार कोई सवाल तो नहीं है आपका, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगर है तो आप कर सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बातें हो गई हैं। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तब ऑल क्लियर, कोई चीज़ पूछने वाली तो नहीं है। ये हमने किया तो नहीं था ना ये, हम लोग या कर लिया था हमने, पिछली क्लास में तो नहीं किया था ना हमने। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने नहीं कराया था ना। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख लें ज़रा आपके पास जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं तो आफ्टर मेकिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी हैव टू मेक द ग्राफ फॉर दैट। हम इसका जो है वो ग्राफ बनाएंगे, और वो दैट ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से बनता है। हिस्टोग्राम बनता है इन बिटवीन क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पे आप क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, और हर फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के दरमियान एक बार बनता है जिसको आप रेक्टेंगुलर बार कहते हैं।
और वो रेक्टेंगुलर बार दूसरे बार से कनेक्ट होता है, और दूसरा बार तीसरी बार से कनेक्ट होता है, एंड सो ऑन। व्हेन यू मेक दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ठीक है। तो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा वो बता भी रहे, कहते हैं अ ग्राफ ऑफ द डाटा इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनता है उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। द क्लास बाउंड्रीज और क्लास मिड पॉइंट आर शोन ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उस पे क्लास बाउंड्रीज आती हैं। The vertical axis is either frequency, relative frequency और percentage। और वर्टिकल एक्सिस पे या तो आप फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं या उसकी परसेंटेज भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई मुश्किल नहीं है। बार्स ऑफ द एप्रोप्रिएट हाइट आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन ईच क्लास। और आप क्या करते हैं, बार यूज करते हैं हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना, तो हर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बार यूज करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में देखें, अब आपके सामने जो है वो ये हिस्टोग्राम बना हुआ आपको नजर आ रहा है। इसमें इन्होंने जो है वो कह लें आप मिड पॉइंट्स की वैल्यूज ली हुई हैं, और मिड पॉइंट की वैल्यू लेके जो है वो बनाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप क्लास मिड पॉइंट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। क्लास मिड पॉइंट आपके पास आ रहा था, अगर आपको याद हो तो पहला 15 आ रहा था, दूसरा 25 आ रहा था, थर्ड आपके पास 35 आ रहा था, 45 और 55। तो मिड पॉइंट भी आप लेके जो है वो इसको बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। अब आप देखें, आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो आपके पास मिड पॉइंट्स हैं। और पहली वैल्यू 3 आ रही है, तो पहला बार अगर आप देखें तो पहले बार पे आपके पास 3 पे जो है वो एक बार बना हुआ है, रेक्टेंगुलर बार। दूसरी वैल्यू आपके पास 6 आ रही है, दूसरा बार जो है वो 6 पे बना हुआ है। थर्ड बार यू है 5, देन 4, देन 2। तो ये जो है वो आपके पास, और हर बार एक बार दूसरे बार से कनेक्ट हुआ हुआ है, मिला हुआ है। तो जब आपके पास एक बार दूसरे बार से कनेक्ट होता है और आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो वो हिस्टोग्राम कहलाता है। और अगर बार आपस में डिस्कनेक्टेड होते हैं, आपस में मिले हुए नहीं होते, तो ऐसे बार ऐसे चार्ट को आप बार चार्ट कहते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम? बार चार्ट के बार आपस में कनेक्ट नहीं होते, और हिस्टोग्राम के बार आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास हिस्टोग्राम बन गया। थर्ड थिंग ये यानी अभी जो है वो हमारे पास, क्योंकि लेक्चर का जो है वो है 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जैसे ही ये कंप्लीट होंगे तो आप 2 3 5 मिनट के 5 मिनट बाद जो है वो रीज्वाइन कीजिएगा। वजह उसकी ये है क्योंकि जब हम लेक्चर को एंड करते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है वीडियो को, और कन्वर्ट करने में उसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। ठीक है ना, तो फौरन ज्वाइन मत कीजिएगा, 5 मिनट बाद फिर ज्वाइन कर लिएगा। 5 मिनट का आप समझ लें ब्रेक हो जाएगा, जो भी कह लें आप उसको। तो आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन ज्वाइन अगेन। ठीक है। तो अगर जो है वो आपके पास कोई सवाल है तो आप कर लें, अच्छा नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं है कोई सवाल? वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखें, आपके पास जो है वो कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा दी हिस्टोग्राम इन एक्सेल। एक्सेल में भी आप जो है वो हिस्टोग्राम बना सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, टूल्स में जाना होगा, टूल्स के अंदर फिर डाटा एनालिसिस में जाना होगा। डाटा एनालिसिस में जाके जो है वो आपको हिस्टोग्राम सेलेक्ट करना होगा। हिस्टोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आप रेंज देंगे, जो आपने डाटा डाला होगा उसकी रेंज देनी होगी आपको। जब आप उसकी रेंज दे देंगे तो वो आपको जो है वो उसका हिस्टोग्राम बना के दे देगा। ठीक है ना, तो वो जो है वो आप उसका इंस्टाग्राम जो है वो बना सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम एक्सेल में जाके ये काम कर सकते हैं, और वो मैं आपको जब आप कहेंगे तो मैं शो भी करवा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है।
सर रेंज कितनी लेनी होगी? नहीं, रेंज तो हमें निकालनी होती है, हम रेंज अपनी मर्जी से थोड़ी ले सकते हैं। रेंज तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करेंगे तो रेंज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, वो अपनी तरफ से सिलेक्ट नहीं करते। हाँ, नंबर ऑफ